जय हिंद दोस्तों। कल की क्लास में हम पढ़े थे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। यानी हम कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लेवल्स ऑफ टीचिंग को। उसके बाद मैंने बताया था कि कल हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी कि उसको हम कई पार्ट में बांट देते हैं। कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो है नहीं कि सिर्फ ये है टीचिंग ऐसा होता है, उसके लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं। तो वो सारे कंपोनेंट्स हम बारी बारी जानेंगे। तो सबसे पहली चीज, टीचिंग जो है वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। प्रोफेशनल एक्टिविटी कैसे है? पहली चीज, प्रोफेशनलिज्म होती क्या है? प्रोफेशनलिज्म वो होता है जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो आपको वहां टाइम बाउंड होता है, इतने से इतने तक काम करना है, आपकी सैलरी बाउंड होती है और आप अच्छे से काम करते हो, तो वो कहते हैं कि गुड प्रोफेशनलिज्म है। तो ये चीज है। तो टीचिंग क्या है? एक प्रोफेशन है। आपको भी क्या करना है, अगर आपका नेट जेआरएफ हो जाता है, आप पीएचडी कर लेते हो, तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, तो आपका भी क्या हो जाएगा, वो प्रोफेशन हो जाएगा। जब किसी भी काम के लिए आपको पैसा मिलता है तो वो प्रोफेशन में चेंज हो जाता है कि ये आप काम करते हो। तो प्रोफेशनल एक्टिविटी है विच इन्वॉल्व्स टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों को इन्वॉल्व करती है। क्यों? क्योंकि जब तक टीचर, अगर मान लो कि प्रोफेशन न रहे, मुझे रहे कि अपनी मर्जी से पढ़ाना है, तब तक क्या होगा कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस की कोई जवाबदेही आपकी नहीं रहेगी, टीचर की जवाबदेही नहीं रहेगी कि वो कितनी छुट्टियां लेता है, कितने कोर्स कंप्लीट करता है। जब प्रोफेशनलिज्म रहता है तो उसको पता होता है कि ये एक सिलेबस है, मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट कर लेना है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, उस पर बाउंड होती हैं। तो वो क्या करता है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है स्टूडेंट का और उसकी ग्रोथ को एम्फसाइज करता है। अगर मैं ये कहूँ कि आपका 10th का सिलेबस कोई कंप्लीट करा रहा है और वो करा रहा है 2 साल में, तो उसका कोई फायदा आपके डेवलपमेंट में क्या हुआ? वो एक तरीके से बाधक है। क्यों? क्योंकि एक क्लास के लिए 1 ईयर एनफ है। जब 1 ईयर एनफ है, ये कब आएगा? जब आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म रहेगा। जब टीचर के अंदर प्रोफेशनलिज्म रहेगा तो बच्चे का क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा और ग्रोथ भी होगा। तो टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। उसके बाद टीचिंग क्या है? एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हो तो उसको भी आप एक इंटरेक्शन बोलते हैं कि ये इंटरेक्शन हो रहा है। तो जब 2 लोग बात करते हैं तो क्या शेयर करते हैं? इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, यही तो शेयर करते हैं। तो जब इंफॉर्मेशन किसी पर्पस के लिए होता है, किसके लिए होता है? पर्पस के लिए होता है, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए होता है कि आपको मुझे आज टीचिंग एप्टीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग सिखाना है, तो ये मेरा पर्पस है, मेरी ऑब्जेक्टिव है। जब ये चीज किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी पर्पस के लिए की जाएगी और वो कैसा होना चाहिए? वो पर्पस होना चाहिए मॉरल हो। दूसरी चीज क्या हो कि टीचिंग का जो इंटरेक्शन प्रोसेस है नॉर्मली 2 वे होता है। अब 2 वे कैसे होता है? एक तो स्टूडेंट हो गया, दूसरा टीचर हो गया। तो टीचर क्या करता है कि बच्चों को इम्पार्ट करता है नॉलेज। उनको क्या देता है? नॉलेज देता है। चलिए ये लीजिए, आज आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पढ़िए। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट जो करते हैं वो क्लेरिफाई देयर डाउट। अब वो डाउट कैसे क्लेरिफाई करते हैं? थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस। थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस को पूछते हैं तो क्या होता है? आपका डाउट क्लियर होता है। यही चीज आपको समझनी है कि जो इंटरेक्शन प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? वो 2 वे प्रोसेस है पहली चीज। और दोनों किसके किसके बीच हो रहा है? टीचर और स्टूडेंट के बीच हो रहा है। उसके बाद टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, टीचिंग इज अ रैशनल प्रोसेस। पहले आप एक चीज समझिए, रैशनल क्या होती है? रैशनैलिटी कहते क्या है? यूज ऑफ रीजन को रैशनैलिटी कहते हैं। यूज ऑफ रीजन। अगर आप कोई भी काम तर्क बुद्धि से करते हैं तो उसको रैशनैलिटी कहते हैं। यहां पे स्पेस नहीं होता, देयर इज नो स्पेस अवेलेबल फॉर एनी बायसनेस। किसी भी पक्षधारी आप नहीं हो सकते या पार्शियलिटी नहीं कर सकते। इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए कि एक क्लास है, क्लास 7 की एक क्लास है और आप वहां पे टीचर हैं। जब आप टीचर हैं तो वहां पे आपके 2 रिश्तेदार पढ़ते हैं, एक आपका कजिन भी हो सकता है और एक कोई और मान लीजिए, और बाकी नॉर्मल स्टूडेंट। तो आप वहां पे फेवरेटिज्म नहीं करेंगे कि ये क्या है कि ये मेरा चूंकि रिश्तेदार है तो ये मेरा फेवरेट होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो करना है वो सबके लिए बराबर रहना है।
जब आप सबके लिए बराबर रहेंगे तब आपका टीचिंग क्या माना जाएगा कि आप रैशनल हैं। रैशनल का मतलब है कि अपने इमोशंस को अपनी बुद्धि पे हावी न होने देना, ये रैशनैलिटी का प्रतीक है। तो टीचिंग इज अ रैशनल प्रोसेस। अब आ जाइए, टीचिंग इज अ साइंस एंड आर्ट्स बोथ। इसका क्या मतलब है? टीचिंग इन साइंस एंड आर्ट बोथ, दैट मीन्स टीचिंग एक प्रोसेस है। साइंस किसको कहते हैं? जब आप किसी भी चीज को साइंटिफिक बोलते हैं तो आप बताते हैं कि वो किसी प्रोसेस से गुजरी होगी, उसके बाद उसमें एक यूनिवर्सल लॉ होगा। यूनिवर्सल लॉ यानी वो हर जगह पे सही होगा, सत्य होगा। जैसे कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, दैट्स अ यूनिवर्सल लॉ। एवरी ट्रायंगल इज अ थ्री एंगल, वो क्या है? एक यूनिवर्सल लॉ है। और आर्ट्स क्या है कि आप वहां पे इमोशन का भी इस्तेमाल करते हैं, आप वहां पे अपनी थिंकिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस भी है टीचिंग और आर्ट्स बोथ। साइंस क्यों है? क्योंकि आपका करिकुलम वैसा है। आर्ट्स क्यों है? कि आपके पढ़ाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई मजाकी तौर पे पढ़ाता है, कोई बहुत सीरियस तरीके से पढ़ाता है, कोई बच्चों का रुझान देखता है कि कैसे पढ़ाया जा सकता है, उस तरीके से पढ़ाता है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड टास्क है। टीचिंग कैसा टास्क है? स्पेशलाइज्ड टास्क। स्पेशलाइज्ड टास्क मींस टीचिंग इज स्पेशलाइज्ड टास्क, सम स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स। आपको कुछ स्किल्स चाहिए ही होते हैं टीचिंग के लिए, टू रिक्वायर टू अकॉम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अगर आपको कोई भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव पे पहुंचना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिकेट का लीजिए, तो अगर क्रिकेट के लास्ट ओवरों में मैच जा रहा है और आप एक चीज अक्सर देखते हैं कि लास्ट ओवरों में अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो ज्यादा रन बनाने हैं, अगर आप लास्ट बैटिंग कर रहे हो तो आप चेस कर रहे होते हो। चेस जब कर रहे हो तो भी ये हो सकता है कि कम बॉल हो और रन्स बहुत ज्यादा हो, तो भी आपको एक स्किल चाहिए होती है। वो क्या होती है? तेज खेलने की। आपको कम बॉल पे ज्यादा रन यानी ज्यादा चौके छक्के मारने की जरूरत होती है। वो स्किल किस में पाई जाती है? महेंद्र सिंह धोनी में। जब MS धोनी में ये स्किल एकदम कूट कूट के भरी है, तो जब ये कैसा एक स्पेसिफिक सेट्स ऑफ स्किल है, उसी तरीके से टीचिंग में भी जैसा आपका ऑब्जेक्टिव है, 6th क्लास को पढ़ाना है, आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो वो उस तरीके के स्किल्स आपको चाहिए। उसके बाद आ जाइए, टीचिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे है? लर्निंग जब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है तो ये बताइए कि विदाउट लर्निंग टीचिंग पॉसिबल है? हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि लर्निंग एंड टीचिंग बोथ आर इंटीग्रल। जब दोनों इंटीग्रल हैं और हमेशा लर्निंग चलती रहती है, लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप मरते दम तक क्या है? एक तरीके से सीख रहे हैं। तो एक अच्छा टीचर वही माना जाता है जो हमेशा सीख रहा होता है। टीचर सबसे बढ़िया कौन है? जो रेगुलर बेसिस पे सीख रहा है। दैट्स व्हाई टीचिंग इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो जब आप लर्न करेंगे और अगर आपने अच्छा लर्न किया है तो आप अच्छा टीच करेंगे, अगर आपने लर्न ही नहीं किया है तो क्या टीच करेंगे? दैट्स व्हाई टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड बोथ आर इंटीग्रल टू ईच अदर्स। अब देखिए, टीचिंग एक डाइवर्सिफाइड एक्ट है। कैसा एक्ट है? डाइवर्सिफाइड। उसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। प्रैक्टिकली आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी दो स्टूडेंट, नो टू स्टूडेंट्स आर सेम, कोई दो स्टूडेंट सेम नहीं है, ना ही दोनों क्लासेस सेम है, क्लासेस आर डिफरेंट। और एक तरीके से देखिए तो दो क्या मतलब हर बच्चा अपने आप में एक इंडिविजुअल डिफरेंस रखता है। जैसा कि ऐसा तो है नहीं कि आप सगे भाई बहन हो तो आप में कोई डिफरेंस नहीं है। मानते हैं अगर चेहरे का नहीं हो सकता, आप आइडेंटिकल हो, लेकिन स्वभाव का होता है, तो वो चीज है। तो जब आप सगे भाई बहनों में नहीं हो सकता, तो दो स्टूडेंट जो अलग अलग बैकग्राउंड्स में आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, उनकी इकोनॉमिक अलग हो सकती है कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, कोई बहुत अमीर है। उसी तरीके से हर क्लास 6A अलग होती है, 6B अलग है। उसके बाद बच्चे अलग हैं, सेकेंडरी लेवल के बच्चे अलग होते हैं, सीनियर सेकेंडरी जो एडोलेसेंट से ऊपर जा चुके हैं वो अलग है। सो टीचर को प्रिपेयर रहना पड़ता है। कैसा? टू लॉट ऑफ डाइवर्सिटी विद देयर प्लान्ड स्ट्रेटेजी। अब ऐसा तो है नहीं कि एक टीचर सिर्फ 1 को ही पढ़ाता है, 2 को नहीं पढ़ाता, या 6 को ही पढ़ाता है, 7 को नहीं पढ़ाता। तो वो क्या होता है? अपनी डाइवर्सिटी अपने अंदर भी, अपनी टीचिंग स्टाइल के अंदर भी रखता है कि जब मैं टीनेजर्स को पढ़ाने जाऊंगा
तो मैं किस तरीके से बिहेव करूंगा, किसको कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करूंगा कि उनको अच्छे से समझ में आए। जब मैं उससे छोटे क्लासेस को जाऊंगा तो मैं कैसे कहानियों का इस्तेमाल करूंगा, ये सारी चीजें उसको अपनी टीचिंग स्टाइल में रखनी चाहिए। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग की। अगला आ जाइए, टीचिंग इज अ मोरल एक्टिविटी। यहाँ पे टीचर हो गया, वो टीचिंग होगा। टीचिंग इज अ मोरल एक्टिविटी। जैसा कि मैंने बताया था कि गांधी जी ने एक बहुत फेमस कोट कहा है कि एजुकेशन विदाउट मोरालिटी इज सिन। क्या? शिक्षा बिना नैतिकता के पाप है। ये बहुत सच है, मतलब हर तरीके से सच है। टीचर हमेशा बच्चों को एक मोरल वैल्यूज देता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी सिखा रहा है उस चीज का वो सही से इस्तेमाल कर सके, अपने नॉलेज का, उस सब्जेक्ट का अच्छी जगह इस्तेमाल कर सके। और क्यों करें? क्योंकि बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, पूरे ह्यूमन बीइंग के बेटरमेंट के लिए वो अपने टीचिंग का जब आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपने सीखा अपने लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, वो कब करेंगे? जब आपको टीचर मोरल वैल्यूज बताएगा। आपको जब तक पता ही नहीं है कि सही गलत क्या है, तो आप कुछ गलती भी करते हो तो आपको तो पता ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। दैट्स वाई गलती तब मानी जाती है जब आपको पता हो कि नहीं, दिस इज इमोरल, फिर भी मैं कर रहा हूं, तो आप क्या है? गलत है। अदरवाइज आपको जब ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि व्हाट इज मोरल, व्हाट इज इमोरल, तो फिर कोई बात ही नहीं है। इसी वजह से टीचिंग एज अ मोरल एक्टिविटी, और ये टीचर का कर्तव्य है कि आपको मोरालिटी को समझाए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग किस किस प्रिंसिपल पे आधारित है, किस किन किन चीजों पे बेस्ड है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, इसको भी हम फॉलोइंग टर्म्स में पढ़ेंगे, अलग अलग टर्म बांटा गया उसमें पढ़ेंगे। दूसरा, इसको भी हम टेबल फॉर्म में पढ़ेंगे, जैसा कि अभी हम आप पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब एक चीज ये समझिए कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। कहीं भी आप स्कूल, कॉलेज, तो सबसे बड़ा स्कूल का इंडिया में जो चलता है वो है केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका एक स्ट्रक्चर है एजुकेशन देने का, कि प्राइमरी लेवल की, फिर सेकेंडरी लेवल की, और फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल की। इस तरीके से वो चलता है। उसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो उन सबका एक मोटो होता है। क्या होता है? एक मोटो होता है कि हम इसलिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज, वो अपना करिकुलम भी उनका सेट रहता है, कि करिकुलम आपको कहां से पता चलता है? जैसे सीबीएसई का करिकुलम अलग है, आईसीएसई का अलग है, यूपी बोर्ड का करिकुलम अलग है। ये सारे करिकुलम क्या होते हैं? स्ट्रक्चर के रूप में आते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को टीचिंग में लाना क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। लर्निंग तभी आसान हो जाती है जब इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड किया जाए अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। तभी कहते हैं ना कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट। आप सुने यूपीएससी की आप प्रिपरेशन करिए या किसी भी चीज की, अगर मान लीजिए कि आपके सिलेबस में है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, अगर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की कोई एनसीईआरटी है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं कि वहीं से आएंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद डिजाइन करवाती है इस वे में कि उसकी सिलेबस प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो और उस लेवल के बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इस वजह से दैट्स व्हाई सब लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी सबसे पहले कौन सी किताब पढ़नी है, अगर कोई पढ़नी है तो एनसीईआरटी पढ़नी है। अब आ जाइए प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन। अटेंशन का मतलब सब आजकल मैक्सिमम लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं वो क्या देखते हैं कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हो क्या है, अटेंशन सीकर है, कि बस मुझे अटेंशन दो, अटेंशन दो। लेकिन यहाँ पे वो अटेंशन नहीं है। यहाँ पे अटेंशन का मतलब है कि आप कितना ध्यान देते हो। एक तरीके से आप इसको ये कर सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ फोकस। आपका जितना फोकस्ड रहेगा स्टडी, उतनी अच्छी टीचिंग होगी। स्टूडेंट जितना अच्छा फोकस करेगा उतना क्या रहेगा, उसकी टीचिंग अच्छी रहेगी। लर्निंग आउटकम्स वेरी, हमेशा वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स अटेंशन। आप देखते होंगे कि एक क्लास में कई सारे बच्चे हैं, कुछ को अच्छे से समझ में आता है, कुछ को नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अटेंशन में डाइवर्जन है, उनके फोकस में डाइवर्जन है। क्रिएटिव आइडियाज, टीचर के जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं
और उनका उत्साह में पढ़ाना, एंथुजियाज्म जो होता है टीचर का, वो हेल्प करता है। वी कैन हेल्प टू ग्रैब अटेंशन, वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए हेल्प करता है। अगर टीचर बहुत अच्छे से एग्जांपल दे रहा है कोई, अगर टीचर क्या करता है कि आपको फनी वे में या कुछ ऐसे सिखाता है कि वो आपको हमेशा याद रखे, तो वो क्या करता है, वो क्रिएटिव आइडियाज और अपने एंथुसियाज्म के साथ लर्नर्स के अटेंशन को सीख करता है कि लर्नर्स के फोकस जो है बना रहे। तभी लॉन्ग ड्यूरेशन की जो क्लासेस होती हैं, इसमें सबसे जरूरी होता है कि बीच बीच में कुछ ऐसी बातें होती रहें जिससे टीचर्स और लर्नर दोनों एंगेज्ड फील करें और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। देखें अब जब लंबी क्लासेस हम लोग भी लेते हैं या मैराथन लेते हैं, तो बीच बीच में कुछ मोटिवेशन की बातें, कुछ कोई पोएट्री, कोई शायरी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उससे ये होता है कि अगर मोनोटनी लग रही है, लड़का बोर्ड फील कर रहा है, तो वो क्या हो जाए, फिर से अटेंटिव हो जाए और फिर से वो अपने सिलेबस पे फोकस कर सके। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस क्या बताता है कि लर्निंग विल बी मैक्सिमाइज्ड इफ द स्टूडेंट आर टॉट विद द एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। अब इस बात को समझिए कि कैसे उसके लेवल पे आपको प्रिपरेशन करना है। फॉर एग्जांपल, आपको कैलकुलस पढ़ाया जाता है मैथ में 8th में भी एंड 11th में भी। क्या आप उसी स्पीड से 8th का कैलकुलस पढ़ते हैं जो आप 11th में पढ़ते हैं? नहीं, 8th में आपको कैलकुलस पूरे साल में पढ़ाया जाता है, जबकि यहाँ पे 11th में आप सिर्फ 2 महीने में पूरा कैलकुलस खत्म कर देते हैं। यहाँ पे क्या है कि 8th में पूरा साल सिर्फ कैलकुलस ही चल रहा है और 11th में कैलकुलस भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, सारी चीजें हैं। तो आप क्या करते हैं, 2 पूरा कर देते हैं 2 महीने में। दैट मीन्स कि आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है टीचिंग की। तो ये चीजें बताती है कि आप कितने रेडी हो, कितने अच्छे तरीके से रेडी हो और कितना आप तैयार हो। जैसे मान लो कि आप बायो ही पढ़ा रहे हैं, आप जो 6 to 8 तक पढ़ते हैं, सॉरी 6 to 10 तक, वो सारा सिलेबस 11 के एनसीईआरटी में आपको बायो में मिल जाएगा। दैट मीन्स क्या कि आपने जो 4 साल में पढ़ा, अब वो आपको 1 साल में पढ़ना है और डीप पढ़ना है। दैट मीन्स कि अब आप बड़े हो चुके हो, अब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। वही रेडीनेस का भी पर्पस है कि टीचर को ये रेडी रहना पड़ता है कि बच्चे को कितना डीप पढ़ाना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना है, या इस तरीके से पढ़ाना है कि उसको समझ में आ जाए और वो प्रिपेयर रहे नेक्स्ट क्लास के लिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। अब मुझे ये बताइए कि अगर लर्निंग हो रही है कैसे पता चलेगा? जब तक आप असेसमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उसका टेस्ट नहीं लेंगे, तो लर्निंग को चेक करने के लिए आपको असेसमेंट करना रहेगा। और लर्निंग कैसा प्रोसेस है? लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो जब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है तो असेसमेंट भी कैसा होना चाहिए? असेसमेंट भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। देयरफॉर, यहाँ ई छूट गया है, देयरफॉर असेसमेंट शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। दैट सिंपल। अब आ जाएगी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अब स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन के बिना टीचिंग का कोई मतलब है? अगर एक तरीके से मैं देखूं और ये कहूं कि असेसमेंट कब होता है, असेसमेंट तभी हो पाएगा जब स्टूडेंट पार्ट करेगा। स्टूडेंट कैसे पार्ट करता है? एग्जाम देके पार्ट करता है कि हाँ मैं एग्जाम दे रहा हूँ, या मिनी टेस्ट। तो एक तरीके से एग्जाम का मतलब सब ले लीजिए, मिनी टेस्ट, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब। और लर्निंग तभी क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप क्या फुल्ली फोकस्ड एक तरीके से प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरा असेसमेंट होगा, मैं कितनी चीजों को समझा हूं ये मुझ में देखा जाएगा। तो आप और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या होता है कि असेसमेंट ब्रिंग्स मोटिवेशन। दोनों इजी हो जाते हैं, असेसमेंट भी इजी हो जाता है और मोटिवेशन भी। क्यों? क्योंकि आपको मार्किंग की जाती है। जब भी असेसमेंट की जाता है तो वहां पे आप मार्किंग होती है। अब वो मार्किंग ग्रेडिंग सिस्टम में भी हो सकती है, किसी तरीके से हो सकती है, परसेंटाइल सिस्टम में हो सकती है। लेकिन वो क्या करता है, अब आपको कोई रैंक मिल गया या आप बहुत अच्छा मार्क्स ले आए, आप पहले 30 मार्क्स पाते थे, आपने मेहनत की 50 ले आए, तो एक तरीके से ये भी क्या है, अचीवमेंट है। तो ये अचीवमेंट क्या करेगा? आपको मोटिवेट करेगा। तो असेसमेंट मोटिवेशन को भी लाता है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्डिंग बिहेवियर्स, अब ये बहुत जरूरी है। अब इसको समझिए कैसे। कभी भी कोई अच्छा काम करिए तो आपको रिवॉर्ड दिया जाए तो आपको लगता है ना, अरे यार ये अच्छा काम किया, रिवॉर्ड मिला, तो हमको और करना चाहिए।
लॉन्ग टर्म तक कोई मोटिवेटेड क्यों नहीं रह पाता है? लोग क्यों कहते हैं कि यूपीएससी एक कठिन काम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो कठिन है। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी मेहनत है उसके हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है। लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। आपको रिवॉर्ड दिया जा सकता है, और रिवॉर्ड भी कब मिलता है? जब आप अच्छा काम करते हो। जब आप अच्छा काम करते हो और रिवॉर्ड मिलेगा तो आपका और मन करेगा कि उस काम को बार बार रिपीट करें। इसीलिए हमेशा प्राइज का कॉन्सेप्ट आता है कि जो भी फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसको क्या दिया जाएगा? प्राइज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना आप काम करेंगे उतना बढ़िया आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा पहले भी लोग बताते कि कर्मा वर्क्स। अब हिंदी में एक कहावत है, बचपन में मैंने अपनी मम्मी से सुना था कि ना अच्छा काम करेंगे ना दरबार की तरफ से जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि वो कुछ भी काम करती थी तो हम लोग इतने खराब तरीके से करते थे, तो वो कहती थी कि ना तुम लोग अच्छा काम करोगे ना हम कहेंगे कि ये काम करो। तो उसी को है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको बार बार चीजों को रिपीट कराया जाएगा रिवॉर्ड देके। अब प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड टाइमिंग। फीडबैक क्या? एक तरीके से इसको असेसमेंट ही समझिए, बट यहाँ पे बस फीडबैक एंड टाइमिंग जुड़ जाने से ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है? असेसमेंट होना तो चाहिए, असेसमेंट होना तो चाहिए, लेकिन क्या बताइए टाइमिंग के बाद, मतलब कहते हैं ना उसको कि अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब अब पछता होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप कुछ भी करें, अगर समय बीत गया है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बीत गई और आप कहेंगे अब हम तैयारी करेंगे, आप 30+ है और आपको दिमाग में आया अब हम जेआरएफ की तैयारी करेंगे, तो उसका कोई मतलब है? आप टाइमिंग तो जा चुका है। उसी तरीके से फीडबैक का भी, अगर बच्चा 6th में है तो उसको 6th का प्राइज चाहिए ना, उसको वो फर्स्ट आया आप उसको प्राइज दे रहे हो 8th के बाद, तो कोई उसका फायदा? दैट मीन्स स्टूडेंट नीड्स फीडबैक फॉर देयर परफॉर्मेंस एज सून एज पॉसिबल। कहते हैं इसी को एज सुन एज पॉसिबल का मतलब है कि जैसे आपको लगे कि नहीं ये चीज अच्छी हुई है, इसको तुरंत क्या करिए? प्रायोरिटाइज करिए, उस पर फीडबैक दीजिए, उसको मोटिवेट करिए, और उस काम को तभी बच्चा रिपीट करेगा। ये नहीं कि वो आज अच्छा काम किया और उसको दिया जा रहा है उसका रिवॉर्ड 6 साल बाद जजमेंट डे पे, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ चॉइस अब हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ चॉइस। Principle of choice, it is important for the teacher to choose the right and perfect study material for their student. अगर मान लीजिए ये स्पेशली कोचिंग या ऐसे टर्म्स में समझिए कि कोचिंग कब अच्छी चलेगी या कब आपका, जब आपका जो आप पढ़ा रहे हो वो स्टडी मटेरियल कैसा हो? एग्जाम ओरिएंटेड हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, लर्नर के इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग हो, कैसा कि वो उसको इजीली समझ में आ जाए। ये प्रिंसिपल ऑफ चॉइस। और ये सारी चीजें कौन चूज करता है? ये टीचर चूज करता है। अब प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? एनवायरनमेंट जो होता है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आपका टीचर फ्रेंडली इन नेचर है, आपकी क्लास का एनवायरनमेंट चाहे किसी भी तरीके की क्लास हो, फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी टू कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम, अगर वहां पे एनवायरनमेंट चिल है कि नहीं हमको जाने में अच्छा लगता है, वहां मुझे लगता है कि मैं जाऊंगा तो वहां कुछ चीजें सीखूंगा या मुझे मजा आएगा, तो लर्निंग क्या हो जाती है? बहुत ही इजी हो जाती है। अगर वहां पे माहौल जो है, एनवायरनमेंट का मतलब सीधे माहौल से समझिए बोरिंग है, डल है, बहुत स्ट्रिक्ट है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आप क्या हो जाएगा? वहां पे कोई जाना पसंद नहीं करेगा, तो वहां पे टीचिंग क्या हो जाएगी? टफ हो जाएगी। अगर आप क्लास के माहौल को रखते हो कि नहीं ठीक है आप पढ़िए, अच्छे वे में पढ़िए, एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़िए, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे होता है कि अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं और वो एक एज लिमिट होती है कि बच्चे को नहीं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम देखिएगा टीचर्स यूज करते हैं हमेशा लव एग्जाम्पल्स। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि उनकी जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो कैसा है? ऑलमोस्ट 20 to 30 के बीच में है, ये है। और ये एज कैसी है? प्यार मोहब्बत, ये तो चलता रहता है। इस वजह से ऐसा नहीं कि टीचर की चाहे जो भी हो वो अक्सर यूज करता है। उससे क्या होता है कि बच्चा अपने आप को रिलेट कर पाता है। जब रिलेट कर पाता है तो वो अच्छे से सीखता है, उसका क्लास में मन लगता है। इस तरीके को कहते हैं कि
कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है ये प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मतलब तो आप सभी जानते हैं क्या होता है कि एवरेज स्टूडेंट शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज एज वेल एज लर्निंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं और 2-3 बच्चे हमेशा आंसर दे रहे हैं लेकिन बाकी नहीं दे रहे, तो आप सिर्फ उन्हीं 2-3 बच्चों को देख के पढ़ाने लगे कि अरे बस यही 2 तो पढ़ रहे हैं बाकी सब ऐसे। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। सारे स्टूडेंट्स को भले वो गलत हो सही हो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए जो भी वो चीजें क्लास में पढ़ रहा है या जो भी एक्टिविटीज हो रही है। उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज। अब क्रिएटिव एक्टिविटीज का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको मान लीजिए ये पढ़ाना हो कि अर्थ कैसे काम करता है, अर्थ कैसे काम करता है मीन्स मॉनसून कैसे काम करता है, तो आप कैसे ग्लोब पे कैसे पीपीटी बना के किस तरीके से जितने तरीके से क्रिएटिव तरीके से समझा सकते हैं वो लर्निंग को क्या करेगा, बहुत आसान कर देगा। कुछ लर्निंग गेम्स एज वेल एज लर्निंग एक्टिविटीज मेक लर्निंग मच मोर इंटरेस्टिंग एंड सिमिलर। इसी तरीके से देखिए क्या होता है, वो कहते हैं कि वर्ड गेम्स के लिए, अगर आप इंग्लिश की कोचिंग करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि वर्ड गेम्स के लिए आपका और इंटरेस्ट बना रहेगा। अब आइए प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंपैथी क्यों नहीं है? देखिए सिंपैथी उसको कहते हैं कि जब आप किसी को देख के बस भावुक होते हैं कि नहीं ठीक है उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो वो क्या होती है, सिंपैथी होती है। एम्पैथी जो होती है वो तब मानी जाती है जब आपको भी लगता है कि अरे यार हमको भी चोट लगी तो बहुत पेन हुआ था, जब आप उसके पेन को महसूस करते हैं ना तो एम्पैथी की भावना क्रिएट होती है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी क्यों है, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कभी सास भी कभी बहू थी। उसी तरीके से जो टीचर है वो भी कभी ना कभी लर्नर था। दैट मीन्स टीचर शुड एम्फसाइज, टीचर को इस पे एम्फसाइज करना चाहिए विद देयर स्टूडेंट। हमेशा उनको अपने स्टूडेंट के प्रति एम्फसाइज होना चाहिए कि भाई हम भी कभी स्टूडेंट थे, हमको पता है कि तुम्हारा दर्द क्या है। बायोलॉजी का 7, 8, 9 चैप्टर छूटा है, जब हम टीचर बनेंगे तो हम पढ़ाएंगे। एम्पैथी सिग्निफाइज हियर दैट टीचर विल कंसीडर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, स्टूडेंट के प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझेंगे एज देयर ओन एंड विल सपोर्ट देम टू सॉल्व इट, और उसको सपोर्ट करेंगे किसमें, सपोर्ट देम टू सॉल्व इट, उसको सॉल्व करने में। इसीलिए कहते हैं कि टीचर, मान लीजिए आप भी टीचर, अगर कोई टीनेजर है तो उसको ये पता है कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, मगर टीचर उस प्रॉब्लम से गुजर चुका है तो टीचर उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकता है। इसीलिए जब टीचर कहता है कि कोई भी चीज जो एक्सपीरियंस उसका कर चुका है उस मामले में आपको अच्छी सलाह दे सकता है। वो कब देगा, जब आपको अपने जैसा आपका दुख उसको अपना लगेगा। अरे यार ये जो है एक फेज से गुजर रहा है जहां पे ये क्या है, डीमोटिवेट है, यहाँ पे मुझे उसको मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेशन देखिए हमेशा और हमेशा एक्शन से आता है। अगर आप हमेशा एक्शन कर रहे हो, मोटिवेशन आदमी, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, डीमोटिवेशन का सिर्फ एक सिंपल कॉज है जो आदमी समझता नहीं है। वो क्या है कि आपको पता है आपको क्या करना है, आप करते नहीं हो। अगर आपको पता है आपको क्या करना है, आप कर नहीं रहे हो, तो आप डीमोटिवेट होंगे कि यार मैं कर क्या रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा। दूसरी चीज, अगर आपको हमेशा रिपीटेड एक्शन कर रहे हैं जो डिजायर्ड है, जो जरूरी है, फिर आप कभी डीमोटिवेट फील नहीं करेंगे। एक्शन के साथ ही मोटिवेशन आता है। बाकी आप कितना भी ज्ञान सुन लीजिए यूट्यूब पे, ये वो फलाना ठिकाना, कोई नहीं, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन। रिपीटेशन दैट मीन्स रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ये टीचिंग में भी है और स्टूडेंट लाइफ में भी है कि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसा कि मैंने बताया कि हर बच्चा क्या होता है, अलग होता है, हर क्लास अलग होती है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल से मतलब है कि हर स्टूडेंट अपने आप में अलग है। कैसे? उसकी मेमोरी लेवल की क्षमता अलग है, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसका क्या बोलते हैं सोचने का तरीका डिफर कर सकता है, उसका कल्चर डिफर हो सकता है, उसका रिलीजन डिफर हो सकता है।
अब मान लीजिए कि आपने किसी चीज का इंटीग्रिटी का एग्जांपल दिया, फॉर मींस इंटीग्रिटी का एग्जांपल दिया कि राम एज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी, भगवान राम इंटीग्रिटी की क्या है, सिंबल है। बट कोई ऐसा बच्चा है जो ज्यूज हो, जो इंडिया का ना हो और वहां बाहर से आया हो पढ़ने यहाँ पे, आप उसको इंटीग्रिटी पढ़ा रहा है, वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि अरे यार फिर आपने एग्जांपल दिया किसका, लॉर्ड राम, आपने एग्जांपल दिया कि वो इंटीग्रिटी के प्रतीक हैं और उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेम कल्चर से बिलोंग नहीं करता है। तब आपको क्या करना होगा, एग्जाम्पल को बदलना होगा या फिर आपको अपने एग्जाम्पल्स को भी एक्सप्लेन करना होगा। यही कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चा एक अलग तरीके की समझ रखता है, तो उसको समझाने के लिए आपको वेरियस एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।